हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करे अब हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे सारी की सारी बातें तुम्हारे दिमाग के अंदर अच्छे से बैठ जाएं। मैंने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हुए हैं जिससे तुम लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। पर ज़्यादातर क्वेश्चन सब्जेक्टिव हैं क्योंकि तुम लोगों का एग्जाम सब्जेक्टिव होगा। कुछ ऑब्जेक्टिव भी हैं पर ज़्यादातर क्वेश्चन सब्जेक्टिव हैं। ये रहा तुम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन। तो एक बार वीडियो पॉज करो और खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर उसके बाद मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि ऐसे क्वेश्चन यानी ग्राफ वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अभी वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से सोचो। कभी भी तुम लोगों को ग्राफ वाले क्वेश्चन दिया जाए तो तुम लोग क्या करो, एक चीज को कांस्टेंट कर लिया करो। मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी। इस लाइन से क्या हुआ कि जो v है जो कि x एक्सिस में था, अब v जो है वो कांस्टेंट हो गया है। अब इस पूरे लाइन के लिए जो सेम ही पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल है, यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल है और यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल है। अब बस मुझे करंट के रिस्पेक्ट में आंसर देना है। ओके, मैं तुम लोगों को बता रही हूँ कि ऐसा कैसे करना है। तो सबसे पहले तो तुम लोग फॉर्मूला लिखा करो। हम लोगों को पता है फॉर्मूला होता है v इक्वल टू आई आर। अब मैंने यही फॉर्मूला क्यों चूज किया, क्योंकि यहाँ पे r भी है, i भी है और v भी है। तो सिर्फ यही एक फॉर्मूला रहता है जिसमें ये तीनों रहते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो हो जाएगा v इक्वल टू आई आर। अब देखो, हमने पोटेंशियल डिफरेंस को तो कांस्टेंट कर दिया, यानी हमने एक लाइन खींच दी, यहाँ पे सभी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। ये चीज अब हो गई कांस्टेंट। इस फॉर्मूले से हम लोगों को पता चल रहा है कि जो I है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। और ये मैंने ऐसा इसलिए कहा, अगर हम लोग R को इधर ले आएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा I इक्वल टू V बाई R। और यहाँ पे V जो है वो कांस्टेंट हो गया है, तो I जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, यानी जिसका करंट ज्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस कम होगा। यहाँ पे जो R3 है उसका बहुत ज़्यादा करंट है क्योंकि वो सबसे ऊपर है, तो इसका मतलब जो R3 का जो रेसिस्टेंस है वो बहुत कम है। ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इन दोनों में कोई ना कोई सही है। उसके बाद R1 आएगा, ये सही है। और उसके बाद R2, यहाँ पे R2 भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा D, क्योंकि यहाँ पे करंट सबसे ज्यादा R3 का है, तो जिसका करंट ज्यादा है उसका रेसिस्टेंस कम होगा, तो सबसे कम रेसिस्टेंस R3 का होगा, उसके बाद R1 का होगा और सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस होगा R2 का। ये सारी की सारी बातें तुम लोग ध्यान में रखना। जब भी तुम लोगों से कोई ग्राफ वाला क्वेश्चन पूछे तो तुम लोग उनमें में से कोई एक चीज को कांस्टेंट कर देना। तो ऐसा करने के लिए बस एक लाइन खींच देना। तो मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सारे कांस्टेंट हो गए। मतलब यहाँ पे जितने भी पोटेंशियल है R2, R1 और R3 का, ये सब सेम हो गए। फिर मैं क्या करूंगी, फॉर्मूला लिखूंगी और देख लूंगी I और R का कौन सा रिलेशन मिलता है। तो यहाँ पे मुझे इनवर्सली रिलेशन मिला, तो जिसका I ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, और ऐसे ही मैं अपना आंसर निकाल लूंगी। अब देखो, कुछ बच्चे इस आंसर को याद कर लेंगे कि कभी भी पोटेंशियल और करंट में ग्राफ दिया होगा तो सबसे ऊपर वाली चीज ज्यादा होगी, पर तुम लोगों को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी देखो यहाँ पे I ऊपर दिया हुआ है, पोटेंशियल नीचे दिया हुआ है, पर कभी कभी ग्राफ VI का दे देते हैं। एक्चुअली में जो रियल ओम्स लॉ रहता है वो VI का ग्राफ रहता है। तो कभी भी V अगर Y एक्सिस में हो और करंट X एक्सिस में हो और उनका ग्राफ जो निकल के आएगा, तो जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू रहेगी वो सबसे ज्यादा रहेगी, यानी R1 और R2 में से जो R1 है वो ज्यादा है कंपेयर टू R2। ठीक है, पर ये तभी होगा जब y एक्सिस में v दिया हो और x एक्सिस में i। इस वाले क्वेश्चन में x एक्सिस में i था और y एक्सिस में v था, तो इसका जस्ट उल्टा हो गया। यहाँ पे सबसे ज्यादा ये वाला हो गया, तो R2 सबसे ज्यादा हो गया, फिर R1, फिर R3। तो अगर ये वाला केस होता तो उसमें सबसे ऊपर वाला ज्यादा होता है, यानी R1 इज ग्रेटर देन R2। तो ये तुम लोग याद रखोगे कि x एक्सिस में कौन सी चीज दी हुई है और y एक्सिस में कौन सी चीज दी हुई है, और हमेशा ग्राफ वाले क्वेश्चन यही लाइन खींच के सॉल्व करोगे। ठीक है, आई होप तुम लोगों को सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी।
अगर नहीं क्लियर हुई तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करो और इस चीज़ को अच्छे से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग चाहो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो या फिर ये 2 बातें याद रख सकते हो कि कभी भी अगर y एक्सिस में v हो और x एक्सिस में i हो तो सबसे ऊपर वाली चीज़ ज़्यादा होती है, मतलब सबसे ऊपर वाला रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। पर उसी ग्राफ को उल्टा कर दें, यानी x एक्सिस में v रख दें और y एक्सिस में y, तो सबसे नीचे वाली चीज़ ज़्यादा हो जाती है, यानी R2 यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा और R3 यहाँ पे सबसे कम। सो ये सारी बातें थी ग्राफ के ऊपर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट का छोटा सा ब्रेक है। हम लोगों ने 1 घंटे में कार्बोनेट्स कंपाउंड पूरा का पूरा चैप्टर यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में कंप्लीट किया है। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो तुम लोग उसको अभी जाके देख सकते हो। रही बात क्वेश्चन करने की, तो हम लोग आज शाम को 7 बजे कार्बोनेट्स कंपाउंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं विथ बैक एक्सरसाइज एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो तुम लोग चाहो तो उस लाइव सेशन को भी अटेंड कर सकते हो। तुम लोगों को क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस लिंक के थ्रू तुम लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। बस याद रखना पासवर्ड है MSPK10। इस पासवर्ड से तुम लोग क्लास में फ्री में इनरोल हो जाओगे और इसी पासवर्ड से अनअकैडमी पे लगभग सभी चीज़ें फ्री में अनलॉक हो जाएंगी। और YouTube चैनल पे भी कार्बोनेट्स कंपाउंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डलने वाले हैं। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लो। इस चैनल पे ऐसे ही कंटेंट डलते रहेंगे, तो इसलिए मेक श्योर कि तुम लोग सब्सक्राइब करना मत भूलो। और अगर तुम लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हो तो तुम लोग इसी कोड से, इस वाले कोड से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी खरीद सकते हो। अभी क्योंकि रिपब्लिक डे चल रहा है तो अभी कोर्स खरीदने पे तुम लोगों को 6 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा जो कि फ्री होगा। साथ में तुम लोग जो कोर्स खरीद रहे होगे उस पे भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर तुम लोग इस कोड को यूज करते हो, मतलब MSPK10। और अनअकैडमी पे तुम्हारी क्लास के नेशनल लेवल के टेस्ट हो रहे हैं, तो जब डाउनलोड करना तो उसको भी अटेम्प्ट कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो जाके अटेम्प्ट करो। अगर तुम लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो तुम लोगों को आईफोन, मैकबुक, आईपैड जैसे प्राइजेस मिल जाएंगे। फ्री के टेस्ट से तुम लोगों को फ्री के प्राइजेस मिल सकते हैं। तो जाके अटेम्प्ट करो। और वो फ्री में कैसे अनलॉक होगा? इस कोड से। तो ठीक है, ब्रेक ओवर करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक तो है ही। अब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ओमिक और नॉन ओमिक रेसिस्टर की। अब रेसिस्टर्स क्या होता है? रेसिस्टर्स ऐसे डिवाइस होते हैं जो रेसिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो कहीं पे भी सर्किट में हम लोगों को रेसिस्टेंस चाहिए रहता है तो वहाँ पे हम लोग रेसिस्टर लगाते हैं। सो रेसिस्टर डिवाइस होते हैं जो रेसिस्टेंस क्रिएट करते हैं। सो 2 टाइप के रेसिस्टर होते हैं, एक हो गया ओमिक और दूसरा हो गया नॉन ओमिक। तो जो ओमिक रेसिस्टेंस रहते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, उनके नाम से ही पता चल रहा है वैसे। तो ओमिक रेसिस्टेंस ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, पर जो नॉन ओमिक रहते हैं वो ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करते हैं। जो ओमिक रेसिस्टेंस रहते हैं उनका जो VI ग्राफ रहता है, यानी पोटेंशियल वर्सेस करंट ग्राफ, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन रहता है। अब वो ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है, पर जो भी होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा। पर जो नॉन ओमिक रेसिस्टेंस का जो ग्राफ रहता है वो कुछ कर्व टाइप का रहता है, वो कुछ ऐसा रह सकता है या फिर कुछ ऐसा रह सकता है। वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो कर्व में होगा। और जो ओमिक रेसिस्टेंस का स्लोप होता है VI ग्राफ का, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब देखो, अगर ये वाला ग्राफ है तो स्लोप किसे कहते हैं? स्लोप एंगल को कहते हैं। तो देखो यहाँ पे जो एंगल है वो कांस्टेंट है और यहाँ पे अगर मैं खींचूं लाइन तो यहाँ पे भी सेम एंगल है, जितना यहाँ पे एंगल था उतना यहाँ पे भी है। उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम एंगल होगा। तो एंगल सेम है, इसका मतलब सबका स्लोप सेम है, क्योंकि स्लोप मतलब होता है एंगल, यानी कितने डिग्री से वो झुका हुआ है, जो लाइन है वो कितने डिग्री से झुकी हुई है। तो यहाँ पे सबका एंगल सेम रहता है, इसलिए जो स्लोप रहता है वो भी सेम रहता है, मतलब कि वो कांस्टेंट रहता है हर एक पॉइंट पे। पर जो नॉन ओमिक का स्लोप रहता है वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो हमेशा चेंज होता रहता है। मान लो ये रहा ग्राफ और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है। तो देखो यहाँ पे इतना बड़ा एंगल है, उसके बाद यहाँ पे वो एंगल बढ़ गया और यहाँ पे वो एंगल और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो इन तीनों केस में जो एंगल है वो बढ़ता जा रहा है। हर जगह एंगल की वैल्यू अलग अलग है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि इस वाले ग्राफ का जो स्लोप है वो सेम नहीं है। सो
ओमिक रेसिस्टेंस ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, उनका जो ग्राफ रहता है वो स्ट्रेट लाइन रहता है और उनका स्लोप जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जो नॉन ओमिक रेसिस्टर रहते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, उनका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहता, वो कुछ कर्व रहता है और जो स्लोप रहती है वो भी कांस्टेंट नहीं रहती है, हर एक पॉइंट पे अलग अलग स्लोप होती है। सो ये सारी बातें थी ओमिक और नॉन ओमिक रेसिस्टर के बारे में। सो ये 3 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो तुम लोग इसको याद कर लो। तुम लोगों को पूछ लिया जाएगा कि ओमिक और नॉन ओमिक में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, तब तुम लोगों को ऐसे टेबल बना के लिखना होगा। सो आई होप तुम लोगों को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो ग्राफ से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे तुम लोगों को 4 ग्राफ दिए गए हैं और तुम लोगों को बताना है इन चारों में से कौन सा ग्राफ है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। सो वीडियो पॉज करो और सोचो। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी एंड डी, क्योंकि ये दोनों ग्राफ कर्व हैं, यानी ये दोनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी एंड डी। जो ओम्स लॉ के ग्राफ रहते हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे ए एकदम स्ट्रेट लाइन है और सी एकदम स्ट्रेट लाइन है। सो तुम लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ओमिक और नॉन ओमिक टॉपिक से रिलेटेड। तो हमेशा याद रखना ओम्स लॉ का जो ग्राफ होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल्स गिव द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ सम मटेरियल। तो यहाँ पे तुम लोगों को कॉपर, सिल्वर और कॉन्स्टेंटाइन की रेसिस्टिविटी दी हुई है। विच वन इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आउट ऑफ दैम। तो तुम लोगों को बताना है कि इन तीनों में से सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा होगा। सो वीडियो पॉज करो और सोचो। सो बेस्ट कंडक्टर वही होगा जिसका जो रेसिस्टेंस है वो सबसे कम होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस कम होगा तो उसके अंदर करंट आसानी से फ्लो कर पाएगी। तो इसलिए जिसका रेसिस्टेंस कम होगा वो एक अच्छा कंडक्टर होगा। अब देखो, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था R इक्वल टू रो L बाई A। तो जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है उसकी रेसिस्टिविटी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन मिल रहा है। सो जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा उसकी रेसिस्टिविटी भी ज़्यादा। सो यहाँ पे हम लोगों को रेसिस्टिविटी की वैल्यू दी गई है। तो सबसे ज़्यादा जो रेसिस्टिविटी है वो इसकी है, कॉन्स्टेंटाइन की है। तो इसका मतलब ये सबसे पुअर कंडक्टर है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस है। जिसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा, यानी कि उसमें करंट फ्लो करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये सबसे बैड कंडक्टर है। पर देखो, यहाँ पे जो सिल्वर की रेसिस्टिविटी है वो बहुत कम है, इसका मतलब इसका रेसिस्टेंस भी बहुत कम है, और अगर रेसिस्टेंस कम है तो इसका मतलब ये बेस्ट कंडक्टर है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर। सिल्वर ही है जो सबसे ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है। तो कभी भी तुम लोगों को ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसमें रेसिस्टिविटी या फिर रेसिस्टेंस दे दिया हो और तुम लोगों को पूछ रहा हो कि कौन सा सबसे बेस्ट कंडक्टर है, तो तुम लोग ये देखना कि किसकी रेसिस्टिविटी सबसे कम है या फिर किसकी रेसिस्टेंस सबसे कम है। तो जिसका रेसिस्टेंस कम होगा उसकी रेसिस्टिविटी भी कम होगी और वो सबसे बेस्ट कंडक्टर होगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सिल्वर। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स यूज इन अ सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल। तो तुम लोगों को बताना है, तो यहाँ पे जो सिंबल दिए हुए हैं वो किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं ए की। तो इसको हम लोग कहते हैं सेल। तो जो ये बड़ी लाइन रहती है वो पॉजिटिव टर्मिनल रहती है और जो छोटी लाइन रहती है वो नेगेटिव टर्मिनल रहती है। उसके बाद इसके बारे में तुम लोगों को पता ही है, इसको हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। और अगर इसमें ऐसे एरो खींच देते हैं तो इसको हम लोग वेरिएबल रेसिस्टेंस बोलते हैं, क्योंकि अब हम लोग रेसिस्टेंस की वैल्यू कंट्रोल कर सकते हैं। तो सर्किट में हम लोग ये यूज़ करते हैं कहीं पे भी रेसिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए। तो इसको हम लोग वेरिएबल रेसिस्टेंस कहते हैं, वेरिएबल रेसिस्टेंस। इसको हम लोग स्विच कहते हैं, और ये जो स्विच है वो ओपन है क्योंकि यहाँ पे डॉट नहीं लगा हुआ है, जस्ट इसको हम लोग क्लोज कहते हैं। तो जब भी स्विच ओपन रहता है इसका मतलब सर्किट इनकम्प्लीट है, उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और जब भी स्विच क्लोज रहता है इसका मतलब जो सर्किट है वो कंप्लीट है और तब करंट फ्लो करता है। तो इस केस में करंट फ्लो करेगा और इस केस में करंट फ्लो नहीं करेगा। और जब हम लोग बहुत सारे सेल को कनेक्ट कर देते हैं तो इसको हम लोग बैटरी कहते हैं। सो ये हो गई बैटरी, और ये है अमीटर और ये है वोल्ट मीटर।
देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, पर तुम लोगों को ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो बस तुम लोग ये सी वाला याद कर लेना, इसको हम लोग वेरिएबल रेसिस्टेंस बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड ए यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A। सो यहाँ पे तुम लोगों को एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर दिया गया है जिसका जो लेंथ है वो L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये वाला एरिया, तो ये हो गया A। The area of a cross section of another conductor of same material and same resistance but of length 2L is। तो अब तुम लोगों को एक और दूसरा कंडक्टर दे दिया गया जो कि सेम मटेरियल का बना हुआ है, पर उसकी जो लेंथ है अब 2L हो गई है। अब तुम लोगों को बताना है कि इसका एरिया कितना होगा, तो ये जो न्यू एरिया है वो कितना होगा। मैं एक बार तुम लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझा देती हूँ दोबारा से। तो तुम लोगों के पास दो कंडक्टर हैं, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, मतलब दोनों की जो रेसिस्टिविटी है वो सेम है क्योंकि जो मटेरियल है वो भी सेम है। अब एक का लेंथ L है और दूसरे का 2L है, मतलब जस्ट उसका दुगना है। तो तुम लोगों को बताना है कि जो न्यू एरिया बनेगा वो कितना होगा, तो मतलब तुम लोगों को एरिया में रिलेशन बताना है। सो कभी भी तुम लोगों को ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसमें लेंथ दुगनी कर दी हो, एरिया बताना हो, या फिर एरिया हाफ कर दिया हो, लेंथ बताना हो, तो इन सबको करने का अपना एक अलग मेथड होता है। तो मैं तुम लोगों को दो मेथड बताऊंगी कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, फिर तुम लोग खुद ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो अभी मैं तुम लोगों को दो मेथड बताने वाली हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। सो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने तुम लोगों को आने चाहिए। सो कभी भी तुम लोगों को एरिया दिया हो, लेंथ दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक अलग मेथड होता है। सो मान लो तुम लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें दो कंडक्टर लिए गए हैं और दोनों के दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं और एक की लेंथ L है और दूसरे की लेंथ 2L है और जो एरिया दिया गया है वो दोनों का सेम है, पर इस वाले कंडक्टर का R रेसिस्टेंस दिया हुआ है और हम लोगों को बताना है कि इस वाले कंडक्टर का फिर रेसिस्टेंस क्या होगा। सो हम लोगों के पास रेसिस्टेंस का सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है जिसमें लेंथ और एरिया इंक्लूडेड रहते हैं। सो यहाँ का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इक्वल टू रो L बाई A। उसी तरीके से यहाँ का जो न्यू रेसिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू रो, और यहाँ पे जो L है, जो लेंथ है वो 2L है, तो इसलिए हम लोग 2L लिख लेंगे और एरिया A। तो क्या मैं इस चीज को कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, रो L बाई A इंटू 2, ये वाला जो 2 था मैंने इसको अलग कर दिया। अब क्या ये जो है वो इसके इक्वल है, देखो यहाँ पे भी R की वैल्यू क्या थी, रो L बाई A, तो क्या मैं इस जगह डायरेक्ट R लिख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट R लिख दिया और इंटू 2। सो जो न्यू रेसिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएगा 2R के, मतलब जो नया रेसिस्टेंस है वो पुराने वाले रेसिस्टेंस का दुगना है। तो इससे हम लोगों को क्या देखने को मिला, अगर हम लोग लेंथ को दुगना कर देते हैं तो जो रेसिस्टेंस भी है वो दुगनी हो जाती है, क्योंकि जो रेसिस्टेंस रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है लेंथ के, यानी लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। सो ये था पहला मेथड। पहले मेथड में हम लोग क्या करते हैं, नए वाले रेसिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर उसमें किसी ना किसी तरीके से पुराने वाले को डाल देते हैं। तो यहाँ पे जैसे पुराने वाले रेसिस्टेंस का फॉर्मूला ये था, तो मैंने नए वाले रेसिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा और उसमें वैसे पुराने वाले की जगह मैंने R को सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो इससे हम लोगों को ये रिलेशन मिलके आ गया। अब मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड बताती हूँ। सो दूसरे मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिलेशन पता करते हैं। सो देखो इस क्वेश्चन में हम लोगों को पता है कि जो एरिया है वो कांस्टेंट है, सिर्फ चेंजेस क्या आ रहे हैं, लेंथ और रेसिस्टेंस में। तो हम लोग लेंथ और रेसिस्टेंस का रिलेशन पता कर लेते हैं। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, मतलब लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, R1 बाई R2 इक्वल टू L1 बाई L2, यानी कि ये पुराना वाला रेसिस्टेंस है, यानी R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। ये नया वाला रेसिस्टेंस है R2, यानी न्यू रेसिस्टेंस, मैंने इस न्यू रेसिस्टेंस को R2 लिखा हुआ है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L2 के। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को मिल जाता है, इसको तुम लोग याद कर लोगे। अब बस हम लोगों को क्या करना है, इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है।
जैसे कि R1 की वैल्यू R है, ये दी गई है, डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू क्या है R न्यू, इक्वल टू L1 की वैल्यू क्या है L, डिवाइडेड बाय L2 की वैल्यू क्या है 2L, जो नई लेंथ निकली वो 2L है, तो इसलिए L2 की वैल्यू 2L हो गई। L से L कट जाएगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, रिलेशन R बाय R न्यू इक्वल टू 1/2। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि जो R न्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2R के इक्वल। ये 2 यहाँ चला गया और ये R यहाँ आ गया, तो इसलिए हम लोगों को ये रिलेशन मिलके आ गया कि जो नया रेसिस्टेंस है वो पुराने वाले के दुगना है। सो ये था दूसरा मेथड। इसमें हम लोग रिलेशन फाइंड करते हैं, फिर R1 बाय R2 कर लेते हैं, फिर L1 बाय L2 कर लेते हैं और उसके बाद वैल्यू पुट कर देते हैं। अब तुम लोगों को जो इजी लगे वो वाला तुम लोग मेथड यूज करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब देखो इस क्वेश्चन में लेंथ चेंज हो रहा था, लेंथ दुगनी हो जा रही थी। बाय चांस अगर एरिया चेंज हो रहा होता तो अब हम लोग इक्वेशन ऐसा सॉल्व कर लेते हैं जिसमें एरिया चेंज हो रहा होगा। सो अब हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व कर लेते हैं जिसमें एरिया चेंज हो रही हो, जैसे कि तुम लोगों को दोनों का आइडिया मिल जाए। सो इस क्वेश्चन में क्या है कि जो एरिया है वो दुगनी हो गई है। तो यहाँ पे तुम लोगों को 2 कंडक्टर दिए हुए हैं, पहले का एरिया A है और दूसरे का एरिया 2A है, और दोनों की लेंथ जो है सेम है और मटेरियल भी सेम है। मटेरियल सेम है मतलब इनकी जो रेसिस्टिविटी है वो भी सेम है। अब तुम लोगों को बताना है कि जो नया रेसिस्टेंस है वो कितना होगा। तो पहले का रेसिस्टेंस R ऑलरेडी दिया हुआ है, सो R इक्वल टू क्या हो जाएगा रो L बाई A, और तुम लोगों को अब न्यू रेसिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड से सॉल्व करूंगी, उसके बाद सेकंड मेथड से, और तुम लोगों को जो इजी लगेगा वो तुम लोग अडेप्ट कर लोगे। सो आर न्यू क्या हो गया, आर न्यू का फॉर्मूला होता है रो L बाई A, तो रो तो सेम है, L भी दिया हुआ है, पर एरिया जो है अब वो 2A हो गई है, तो मैं इसको यहाँ पे 2A लिख सकती हूँ। अब देखो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, रो L बाई A इंटू 1/2। मैंने बस क्या किया, इस 2 को अलग कर दिया। सो इस जगह पे क्या मैं R की वैल्यू पुट कर सकती हूँ, मतलब R पुट कर सकती हूँ, क्योंकि R भी तो क्या है रो L बाई A है। सो मैंने यहाँ पे R लिख दिया। सो R न्यू इक्वल टू हो गया R/2, यानी कि जो नया रेसिस्टेंस हम लोगों को मिला वो पुराने रेसिस्टेंस का आधा होता है। तो ये बात तो हम लोगों को पता ही है कि अगर हम लोग एरिया बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। तो हम लोगों ने एरिया दुगना कर दिया, तो इसलिए जो रेसिस्टेंस है वो आधा हो गया। सो ये था पहला मेथड। पहले मेथड में मैंने क्या किया, नए वाला रेसिस्टेंस लिख दिया, उसके बाद मैंने R1 जो पुराना रेसिस्टेंस था उसको पुट कर दिया। तो मैंने इसको काट के डायरेक्ट यहाँ पे R लिख दिया, क्योंकि R भी तो क्या था रो L बाई A था। सो ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब मैं यही सेम क्वेश्चन सेकंड मेथड से सॉल्व करती हूँ। सो यहाँ पे लेंथ सेम है और चेंजेस एरिया और रेसिस्टेंस में आ रहे हैं, तो हम लोगों को एरिया और रेसिस्टेंस का रिलेशन निकालना है। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम लोगों को पता चल रहा है कि जो रेसिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो जब कभी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का केस बनता है तब हम लोगों का फॉर्मूला हो जाता है R1 इक्वल टू A1 बाय R2 इक्वल टू A2, यानी R1 बाय R2 इक्वल टू A2 बाय A1। सो ये फॉर्मूला भी तुम लोग याद कर लोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस अब हम लोगों को क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। तो R1 इक्वल टू R था, यहाँ पे R पहले से दिया हुआ था, R2 जो कि नया रेजिस्टेंस है तो R2 हो गया न्यू, A2 जो यहाँ पे न्यू एरिया दिया हुआ है तो ये है 2A, नया जो एरिया है वो 2A है ना, और A1 जो पुराना वाला एरिया है तो ये हो गया A, तो A से A कट गया। सो यहाँ पे R न्यू हो गया, R न्यू इक्वल टू हो गया R/2। मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या निकल के आ जाएगा, R इक्वल टू 2R न्यू, मतलब मैंने R न्यू को यहाँ ले आया तो हम लोगों को ये रिलेशन मिला। उसके बाद मैंने इस 2 को यहाँ पे कर दिया तो फिर मुझे ये वाला रिलेशन मिल गया, R न्यू इक्वल टू R/2, जो कि पहले वाला आंसर है। सो तुम लोग किसी भी मेथड से करो हमेशा आंसर सेम आना है। तो इस मेथड में हम लोग रिलेशन निकालते हैं, उसके बाद फॉर्मूला बनाते हैं और फिर उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं।
सो आई होप तुम लोगों को दोनों के दोनों मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तुम लोगों को जो मेथड ईजी लगे उसको तुम लोग अडेप्ट कर लो, उसी से ही क्वेश्चन सॉल्व करो। अब सुनो, तुम लोगों को हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो कंडक्टर दिए हुए हैं, एक का एरिया ये है और एक का एरिया ये है, एक का लेंथ ये है और एक का लेंथ ये है, अब उन दोनों को कंपेयर करो, ठीक है। पर बाई चांस कभी भी तुम लोगों को कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मान लो एक कंडक्टर है, उसका जो रेसिस्टेंस है वो आर है। अब मैंने क्या किया, इसी कंडक्टर को खींच के यानी स्ट्रेच करके इसकी लेंथ दुगनी कर दी। अब बताओ जो नया रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा। अगर सेम ही कंडक्टर को बड़ा करके खींच के अगर बड़ा कर दिया जाता है तो तुम लोग हमेशा याद रखना कि अगर लेंथ दुगनी हो रही होती है तो एरिया जो है वो हाफ हो जाता है। तो कभी भी अगर किसी कंडक्टर को खींच के दुगना कर देते हैं तो उसका जो एरिया है वो पहले से आधा हो जाता है, और जो नया रेसिस्टेंस निकल के आता है वो 4 टाइम रहता है पुराने वाले के, तो रेसिस्टेंस 4 टाइम इंक्रीज कर जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग याद कर लोगे, ठीक है। अगर हम लोग लेंथ को दुगना कर देंगे किसी भी वायर को खींच के स्ट्रेच करके, अगर दो कंडक्टर दिए हुए हैं तो तुम लोग पूरा फॉर्मूला यूज करोगे और आंसर निकालोगे। पर अगर तुम लोगों को क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि एक कंडक्टर था, उसको मैंने खींच के लंबा किया है, खींच के मैंने उसको दुगनी लेंथ का कर दिया गया है और तुम लोगों को नया रेसिस्टेंस निकालना है, तब लेंथ दुगनी होने पे एरिया भी हाफ हो जाता है। एरिया के बारे में तुम लोगों को क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, पर तुम लोगों को अपना कॉमन सेंस यूज करना है। जब भी लेंथ दुगनी होती है तो एरिया आधा हो जाता है। और हमेशा याद रखना, इसका जो आंसर निकल के आता है वो 4R होता है। इस केस में जो रेसिस्टेंस है वो 4 गुना ज्यादा हो जाता है। वैसे ऐसा क्वेश्चन आना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये काफी हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, पर अगर आ गया तो भी अब तुम लोग सॉल्व कर लोगे। अब हम लोग अपने पुराने वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब तुम लोगों ने ये एरिया और लेंथ से खेलना सीख लिया है, अब हम लोग वो अपना पुराना वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो इस क्वेश्चन में तुम लोगों को दो कंडक्टर दे दिए थे और दोनों के दोनों सेम मटेरियल के थे, यानी इन दोनों की रेसिस्टिविटी क्या होगी, वो सेम होगी। और एक का लेंथ L था और दूसरे का लेंथ 2L था, और दोनों के जो रेसिस्टेंस है वो भी सेम थे। अब तुम लोगों को बताना था कि पहले वाले का एरिया A था तो न्यू एरिया क्या होगा, मतलब दूसरे वाले कंडक्टर का एरिया क्या होगा। मतलब कि अगर हम लोग लेंथ को दुगना कर देंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, ये बात तुम लोगों को बतानी थी। सो ये वाला क्वेश्चन भी मैं दोनों मेथड से सॉल्व करूंगी, और तुम लोगों को जो अच्छा लगेगा वो तुम लोग समझ के याद कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है ρL/A। तो जो नया रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R इक्वल टू रो, अब यहाँ पे L 2L हो गया तो यहाँ पे 2L बाई एरिया, एरिया जो नया वाला हम लोगों को निकालना है, ठीक है। अब सुनो, इससे मैं नए वाले एरिया का फॉर्मूला निकाल सकती हूँ। तो जो नए वाला जो एरिया है ए न्यू, वो क्या हो जाएगा, तो ये एरिया को मैंने यहाँ कर दिया और रेसिस्टेंस को मैं यहाँ कर दे रही हूँ। सो ये हो जाएगा रो 2L/R। मैंने बस क्या किया, रेसिस्टेंस को यहाँ ले आया और एरिया को यहाँ पे मूव कर दिया। तो नए वाले एरिया का फॉर्मूला ये हो जाएगा रो 2L/R। उसी तरीके से यहाँ पे R इक्वल टू होता है रो L/A, तो एरिया का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा रो L/R। अब मैं इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, A न्यू इक्वल टू रो L/R इंटू 2। अब देखो ये क्या है, ये पुराना वाला एरिया है, A इक्वल टू रो L/A। सेम यहाँ पे भी रो L/A है, तो इस जगह में पुराना वाला एरिया लिख सकती हूँ। तो A न्यू हो गया A इंटू 2, यानी जो नया रेसिस्टेंस निकल के आएगा A न्यू जो होगा वो हो जाएगा 2A के इक्वल। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा C 2A। आई होप तुम लोगों को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसमें हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले नए वाले रेसिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला, उसके बाद नए वाले एरिया का फॉर्मूला निकाला, और फिर पुराने वाले एरिया का फॉर्मूला निकाला। फिर हम लोगों ने नए वाले एरिया में पुराने वाले एरिया की जगह A लिख दिया, ठीक है। सो यहाँ पे A इक्वल टू रो L/R था, तो हम लोगों ने रो L/R की जगह सिर्फ और सिर्फ A लिख दिया, तो हम लोगों को ये वाला रिलेशन मिल गया, यानी जो नया वाला एरिया है वो पुराने वाले एरिया का दुगना है। अब मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करती हूँ। तो हम लोगों को फॉर्मूला पता ही है कि R इक्वल टू रो L/A होता है। अब देखो
यहाँ पे रेसिस्टेंस कांस्टेंट है, दोनों में रेसिस्टेंस सेम है, रेसिस्टिविटी भी सेम है क्योंकि दोनों के दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं, बस लेंथ और एरिया में चेंज हो रहा है। तो इस फॉर्मूले से हम लोगों को ये पता चलता है कि जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। कैसे? क्या मैं इस एरिया को यहाँ पे मूव कर सकती हूँ? तो आर ए इक्वल टू हो जाएगा रो एल। तो इससे हम लोगों को पता चल रहा है कि अगर इन दोनों चीज़ों को कांस्टेंट कर दें सो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो इसलिए मैं ऐसा कह सकती हूँ कि लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अब हम लोग बस फॉर्मूला बना लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का? L1 बाय L2 इक्वल टू A1 बाय A2। क्योंकि देखो जो L1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A1 के, जो L2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A2 के। सो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन बन रहा है। बस अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगी। सो L1 की वैल्यू L है तो यहाँ पे मैंने L लिख दिया। L2 की वैल्यू अब क्या हो गई 2L, तो मैंने यहाँ पे 2L लिख लिया। A1 की वैल्यू A है तो मैंने यहाँ पे A लिख दिया। और नए वाला एरिया तो हम लोगों को निकालना ही है। सो यहाँ पे इस L से ये L कट जाएगा और हम लोगों को रिलेशन निकल के आ जाएगा A न्यू इक्वल टू 2A। बस मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। इस वाले को A को मैंने इधर कर दिया और इस वाले 2 को यहाँ कर दिया, तो हम लोगों को ये रिलेशन मिल जाएगा। यानी कि जो नया वाला एरिया है वो पुराने वाले एरिया का दुगना है। तो पहले भी हम लोगों का आंसर यही आया था। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। तो तुम लोग कोई भी मेथड से सॉल्व करो, तुम लोगों का आंसर सेम ही आना है। अब तुम लोगों को पता करना है कि तुम लोगों को कौन सा मेथड इजी लगता है। तो आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट था, तुम लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में। सो तुम लोग एक बार खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। ये एक्चुअली में बहुत हार्ड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो अगर तुमसे ये नहीं बना तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ ए मेटालिक वायर डिपेंड अपॉन। तो हमेशा याद रखना जो रेसिस्टिविटी रहती है वो सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, और दूसरा टेम्परेचर होता है, पर टेम्परेचर पे तो हर चीज़ ही डिपेंड करती है। तो हमेशा याद रखना जो रेसिस्टिविटी रहती है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे ही सिर्फ डिपेंड करती है, और टेम्परेचर भी है साथों साथ, मतलब दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर दोनों पे। कभी भी जो रेसिस्टिविटी रहती है वो लेंथ, थिकनेस, शेप यानी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है। अगर ये आयरन का वायर है और ये आयरन की प्लेट है और ये आयरन से दिखने वाला कोई भी चीज़ है, तो इन तीनों की रेसिस्टिविटी सेम होगी क्योंकि ये तीनों के तीनों आयरन के बने हुए हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, सो तुम लोग इसको ध्यान से सॉल्व करना। द रेडियस ऑफ कंडक्टिंग वायर इज डबल। तो हम लोगों ने क्या कर दिया कि एक वायर था, अब उसका जो रेडियस था उसको हम लोगों ने दुगना कर दिया। पहले आर रेडियस था, अब हम लोगों ने रेडियस को दुगना करके 2r कर दिया। द रेडियस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज डबल्ड, what will be the ratio of its new specific resistance to the old one। तो हम लोगों को बताना है कि नए वाले और पुराने वाले न्यू स्पेसिफिक रेसिस्टेंस में क्या रेशियो है, और न्यू स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हम लोग रेसिस्टिविटी को कहते हैं। रेसिस्टिविटी का दूसरा नाम रहता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो देखा जाए तुम लोगों को पुराने वाले रेसिस्टिविटी और नए वाले रेसिस्टिविटी में रेशियो पता करना है, यानी कि अगर हम लोग रेडियस को दुगना कर दें तो रेसिस्टिविटी कितनी हो जाती है, ये तुम लोगों को बताना है। तो वीडियो पॉज करो और सोचो और फिर आंसर करो। सो एक्चुअली में इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1। मतलब जो रेशियो निकल के आएगा पुराने रेसिस्टिविटी और नए रेसिस्टिविटी का वो होगा 1:1, यानी सेम। क्योंकि जो रेसिस्टिविटी होती है वो रेडियस पे डिपेंड नहीं करती है। मैंने तुम लोगों को अभी बताया रेसिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला हो गया नेचर ऑफ मटेरियल और दूसरा हो गया टेम्परेचर। इसके अलावा कोई भी चीज़ हम लोग चेंज करेंगे रेसिस्टिविटी सेम की सेम रहेगी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1:1, मतलब कि जो रेशियो है वो सेम रहेगा, 1 ही रहेगा। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। कभी भी रेडियस की जगह लेंथ को दुगना कर दिया जाएगा, या फिर एरिया को हाफ कर दिया जाएगा, या फिर एरिया को दुगना कर दिया जाएगा,
और तुम लोगों को पूछ लिया जाएगा कि नई वाली रेसिस्टिविटी कितनी होगी। तो हमेशा याद रखना कि रेसिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर हम लोग लेंथ बढ़ा देंगे या फिर लेंथ घटा देंगे, एरिया बढ़ा देंगे, एरिया घटा देंगे, इन सब से रेसिस्टिविटी का कोई लेना देना नहीं होता। अगर मटेरियल सेम है तो रेसिस्टिविटी भी सेम रहेगी। सो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो अब हम लोग बात करते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सुपर कंडक्टर के ऊपर। देखो, कुछ सब्सटेंस ऐसे रहते हैं जिनमें बहुत कम रेसिस्टेंस रहता है और उनमें जो करंट है वो इजीली फ्लो कर पाती है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। पर कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है और करंट जो है वो इजीली फ्लो नहीं कर पाता है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। A substance which offer comparatively less opposition to flow of current is known as conductor. तो जहाँ पे कम अपोजिशन हो यानी कम रेसिस्टेंस हो उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो करंट है वो इजीली फ्लो कर पाती है। इसका एग्जांपल हो गया मेटल्स। तो मेटल में क्या होता है कि करंट इजीली फ्लो कर पाता है, इसलिए हम लोग सारे मेटल को कंडक्टर बोलते हैं। उसी तरीके से सब्सटेंस विच ऑफर लार्ज अपोजिशन आर कॉल्ड इंसुलेटर। तो ज़्यादा अपोजिशन जो क्रिएट करते हैं यानी जिनमें ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है उनको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो करंट है वो ईजिली फ्लो नहीं कर पाती है। तो इसका अच्छा सा एग्जांपल हो गया वुड या फिर जो नॉन मेटल होते हैं। तो नॉन मेटल और वुड्स में जो है करंट आसानी से फ्लो नहीं हो पाती, इसलिए हम लोग उनको इंसुलेटर कहते हैं। पर कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जिनमें जो रेसिस्टेंस रहता है वो ज़ीरो रहता है और उनको हम लोग सुपर कंडक्टर बोलते हैं। तो कंडक्टर विच ऑफर ज़ीरो रेसिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज सुपर कंडक्टर। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग सुपर कंडक्टर बोलते हैं जो ज़ीरो रेसिस्टेंस यानी ज़ीरो ऑपोजिशन ऑफर करे करंट के फ्लो को, यानी वहाँ पे करंट बहुत ज़्यादा ईजिली फ्लो कर पाए। सो सुपर कंडक्टर में करंट ईजिली फ्लो करती है। अब सुनो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो मेटल को मिक्स कर देते हैं। हम लोग दो मेटल मिक्स करके एक नया मटेरियल बना लेते हैं जिसको हम लोग एलॉय कहते हैं। और ये जो एलॉय रहते हैं उनकी जो रेसिस्टिविटी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, क्योंकि हम लोग मटेरियल ही ऐसा चूज़ करते हैं कि जिसको कंबाइन करने से जो हम लोगों को रेसिस्टिविटी मिले वो काफ़ी ज़्यादा हाई मिले। So, resistivity of an alloy is generally higher than of its constituent metal. Example, Constanta. जो कॉन्स्टेंटा रहता है वो कॉपर और निकल को मिला के बना रहता है, ये एक्चुअली में एक एलॉय रहता है। तो इसकी जो रेसिस्टिविटी रहती है वो कॉपर और निकल से हायर रहती है। उसी तरीके से जो नाइक्रोम रहता है, नाइक्रोम भी एक एलॉय रहता है। इसका यूज़ हम लोग हीटर में करते हैं। तो जो हीटर की जो वायरिंग रहती है ना, जो कि वो रेड रेड कलर की जलती है, वो एक्चुअली में नाइक्रोम की बनी रहती है और नाइक्रोम जो है वो एलॉय है और उसकी रेसिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है। सो ये सारी की सारी बातें थी एलॉय के ऊपर। तुम लोगों को एलॉय के बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, बस ये याद रखे रहना कि नाइक्रोम एक एलॉय रहता है और उसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए हम लोग उसका यूज़ हीटर में करते हैं। और हाँ, तुम लोग ये भी याद रख सकते हो कि जो बल्ब का जो फिलामेंट रहता है वो टंगस्टन का बना रहता है, जिसको हम लोग W से लिखते हैं। मतलब W का मतलब हो गया टंगस्टन। सो जो बल्ब का फिलामेंट रहता है वो टंगस्टन से बना रहता है। सो इस पार्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर पढ़ेंगे और उसके बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे। तो इसीलिए अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यही वीडियो तुम लोगों को बाद में मिलेगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर से दबा देना। सो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स तो ज़रूर से करना। और लास्ट बात, इस वीडियो का जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे डल जाएगा, तो तुम लोग टेलीग्राम चैनल से इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है MSP Knowledge Official। सो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।